नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक खुशखबरी दी है। सेकंड ग्रेड का विज्ञापन जारी करके सेकंड ग्रेड में के विज्ञापन में आज 5 तारीख को यह स्थिति स्पष्ट कर दी है कि किस विषय में कितने पद हैं। हमें अपने पद को सुरक्षित करने के लिए अभी से मेहनत जारी कर देनी चाहिए और मात्र एक पद हमें चाहिए। पदों की संख्या पर हमें नहीं जाना है या वर्गवार पदों की संख्या को नहीं देखना है। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। आइए हम देखते हैं आज की इस विज्ञप्ति को। विज्ञप्ति में अंग्रेजी के जो पद है वो 1668 पद की विज्ञप्ति जारी हुई है। इसमें 1509 पद सामान्य क्षेत्र के लिए हैं, यानी कि नॉन टीएसपी के लिए है। इसी प्रकार हिंदी में 1298 पद पर विज्ञप्ति जारी हुई है। इसमें 1173 पद नॉन टीएसपी के हैं। पदों की संख्या यदि देखी जाए दूसरे विषयों की तुलना में हिंदी में थोड़े कम पद हैं, लेकिन 1298 पद बहुत है। हमें सिर्फ एक पद के लिए मेहनत करनी है। ठीक इसी प्रकार गणित में भी 1613 पद की विज्ञप्ति जारी हुई है और इसमें 1356 पद नॉन टीएसपी के हैं। संस्कृत में 1800 पद की विज्ञप्ति जारी हुई है और इसमें 1510 नॉन टीएसपी के पद हैं। विज्ञान में भी बहुत अच्छी संख्या में पद सृजित हुए हैं, 1565, और इसमें 1385 पद नॉन टीएसपी के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। और सामाजिक में 1640 पदों के लिए, पंजाबी में 70 पद और उर्दू में 106 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। तो ये बहुत खुशखबरी है। जिस भर्ती का हम इंतज़ार कर रहे थे, कई महीनों से सुन रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जान रहे थे कि विज्ञप्ति आने वाली है, और यह संशय था कि कौन सी विज्ञप्ति पहले आएगी और कौन सी विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा पहले कौन सी होगी, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड। तो यह संभावना जताई जा रही है कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी शीघ्र ही आने वाली है। परीक्षा कब होगी और पहले कौन सी परीक्षा होगी, यह सब भविष्य के गर्भ में है और आरपीएससी को तय करना है कि कब परीक्षा लेनी है। लेकिन हम जिस पद की योग्यता रखते हैं उस पद की के अनुरूप अपनी तैयारी को अंजाम देना है और अपना 100% दे करके अपने एक पद को सुरक्षित बनाना है। जो विज्ञप्ति में जो जारी किया गया है, इसमें शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में देखते हैं। शैक्षणिक योग्यताओं में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, और साथ ही ऑप्शनल सब्जेक्ट जिस विषय की हम तैयारी कर रहे हैं अभी सेकंड ग्रेड में, वही विषय बीए में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, और बीएड भी होनी चाहिए। विज्ञान में भी कोई 2 विषय इसमें हमारे बीए में होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट हमारे बीए में या कहीं बीएससी में हमारे सिलेबस में होने चाहिए। सामाजिक विज्ञान में भी कोई भी 2 विषय है जिनमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति विज्ञान, सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसफी, इनमें से कोई 2 विषय हमारे ग्रेजुएशन में होने चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। साथ में बीएड होनी चाहिए, और राजस्थानी कल्चर का, देवनागरी लिपि का हमें ज्ञान होना चाहिए। एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, वो है शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। हालांकि आप सब लोग परिचित हैं, फिर भी जो नए हैं उनके लिए है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र है। यानी कि जो बीएड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है या बीए बीएड या बीएससी बीएड कर रहा है, उसके अंतिम वर्ष की परीक्षा इस साल होनी है, वह व्यक्ति भी पात्र है, फॉर्म भर सकता है। लेकिन उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व, यानी कि जब परीक्षा आयोजित होगी उससे पहले अपनी योग्यता को
प्रूव करना होगा, यानी कि उससे पहले उसके पास शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। इसमें 4200 का ग्रेड पे है और आयु सीमा आपको थोड़ा ध्यान रखना है, न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। छूट जो है वो नीचे दे रखी है यहाँ पर आपको डिटेल से कि किस में कितनी छूट है। 5 वर्ष की है SC ST OBC और जनरल के पुरुष के लिए, और SC ST OBC MBC और EWS के महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट है, और जो सामान्य वर्ग की महिलाएं उनको भी 5 वर्ष की छूट है। इस प्रकार की जो सारी जो जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है, आप इसे पढ़ करके अच्छी तरह से जान सकते हैं। एक्समैन के लिए भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, और विभिन्न वर्गों या अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु दे आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम या तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जाए। इसके अतिरिक्त विकलांगों को भी इस बार जो एक अधिनियम जारी किया गया है 2018 में, उसके तहत 5 वर्ष की छूट दे है, अधिकतम आयु में है। चयन प्रक्रिया में इस बार थोड़ा सा हो सकता है कि बदलाव हो, संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी यदि ऑफलाइन पेपर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एक ही पेपर होगा सबका और उसके आधार पर परिणाम जारी होगा। लेकिन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर यदि ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाई जाती है तो फिर स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन, जिसे हम सामान्यीकरण कहते हैं, उसका सहारा लेकर के रिजल्ट जारी किया जा सकता है। परीक्षा के महीने के बारे में या स्थान के बारे में अभी तक सूचना नहीं दी गई है, यानी कि आपको भविष्य में बाद में बता दिया जाएगा इसके बारे में। अभी 10 मई तक आपकी परीक्षाओं के आवेदन लिए जा रहे हैं, उसके बाद में या इस दौरान बता दिया जाएगा परीक्षा तिथि के संबंध में। परीक्षा की योजना के संबंध में यहाँ पर बता दिया गया है, अभी डिटेल से हम और यहाँ पर जानेंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम जो है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो शीघ्र ही जारी हो जाएगा RPSC की वेबसाइट पर। हम मान के चलते हैं कि पाठ्यक्रम लगभग पुराना रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव होने के चांस है। तो क्या बदलाव होना है वह पाठ्यक्रम शीघ्र ही जारी हो जाएगा और हमें मालूम पड़ जाएगा। वेबसाइट पर इसके बारे में हमें प्रत्यक्ष से सूचना मिल जाएगी, परीक्षा योजना के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में। आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में यहाँ पर बताया है 11 अप्रैल से शुरू हो रहे और 10 मई रात को 12 बजे तक आवेदन रहेंगे। तो हमें अपने आवेदन को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना पहले ही भर देना है, आवेदन कर देना है, हमें इंतज़ार नहीं करना है। और अंतिम दिनों में जो सर्वर पर काफ़ी लोड रहता है और इस वजह से लोग बड़े परेशान रहते हैं, और बाद में परीक्षा तिथि वगैरह बढ़ जाती है या नहीं बढ़ती है तो प्रेशर रहता है एक तरह से। तो हमें अपने इस टेंशन को अपने लिए नहीं रखना है, पहले ही इससे फ्री हो जाना है, समय रहते फॉर्म भरना है। अब फॉर्म भरने के लिए इस बार जो व्यवस्था की गई है वो है OTR की, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके लिए अपनी जो बेसिक जानकारी है वो वेबसाइट पर या कहें कि RPSC की वेबसाइट पर एक बार दर्ज करनी है। इसमें संशोधन की गुंजाइश कम है, इसलिए हमें सतर्क होकर के OTR करना है, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद में हम RPSC की वेबसाइट से पर जो यहाँ पर दे रखा होगा अप्लाई ऑनलाइन के लिए, वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपकी जो SSO ID है वहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं इस विज्ञप्ति में पद के लिए। इसके अतिरिक्त हमें अपने आवेदन फॉर्म को भरते समय स्वयं को अच्छी तरह से चेक करना है और किसी ई-मित्र वाले के या किसी कंप्यूटर वाले के भरोसे नहीं रहना है। अपने योग्यताओं के बारे में या अपने कई बार नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, और कई बार संशोधन कराने की नौबत आ जाती है। उसका कारण यही रहता है कि ई-मित्र वाला या जो कंप्यूटर वाला है वह अनुभवी नहीं होता है और हमारे बारे में वह हमसे बेहतर नहीं जान सकता। इसलिए अपनी योग्यताओं को और अपनी सारी जानकारी है उसे अच्छी तरह से हमें
भरवाना है, हमें चेक करना है और सबमिट उसके बाद में करवाना है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है ताकि बाद में ऐसी कोई समस्याएं नहीं हो। अब हम जानते हैं कि जो परीक्षा का जो सिलेबस है वो किस प्रकार का रहेगा, किस प्रकार की जो स्कीम है वो परीक्षा की रहेगी। तो यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है वो है 500 नंबर का ये पेपर होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला करके। और इसमें जो फर्स्ट पेपर को यदि हम डिटेल से जानते हैं, फर्स्ट पेपर 200 का है और सेकंड पेपर है वो 300 नंबर का है। फर्स्ट पेपर जो 200 नंबर का है उसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और प्रश्न है इसमें 100 आएंगे, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का है। और इसके अंदर जो पूछे जाने वाले जो पोर्शन है वो यहाँ पर बता दिए गए हैं कि राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज राजस्थान का पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स राजस्थान का पूछा जाएगा और जनरल नॉलेज विश्व का और भारत का भी पूछा जाएगा। साथ में ही शैक्षिक मनोविज्ञान भी फर्स्ट पेपर में पूछी जाएगी और इसका 1/3 जो अंक है वो काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। उस 3 प्रश्न यदि हमारे गलत होते हैं तो उसके लिए एक सही प्रश्न के अंक को काट दिया जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है। और सबसे खास बात जो है इस बार लागू की गई है और बहुत ही अच्छी बात है, इस बार हमें मिनिमम 40% अंक प्राप्त करने आवश्यक है। हालांकि ये एससी और एसटी में 5% की छूट, यानी कि उनके लिए 35% है एससी और एसटी के लिए, और शेष के लिए 40% क्वालिफाई मार्क्स मिनिमम है, यानी कि 40% से कम लाने वाले को पास नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। तो मिनिमम तो लाने ही लाने, एससी एसटी को छोड़ करके। तो मिनिमम मार्क्स निर्धारित किया है। इससे कई बार जो है बहुत कम अंकों वाले जो कैंडिडेट है वो सेलेक्ट होकर के और स्कूलों में पहुंच जाते हैं, जिससे शिक्षा का स्तर है वो गिरता है। ऐसी संभावनाएं अब नहीं रहेगी, यह सुधार बहुत अच्छा किया है। अब हम सेकंड पेपर की रणनीति को देखते हैं। आरपीएससी ने कहा है कि हम 300 अंक का लेंगे पेपर और 300 अंक के पेपर में हम 2.5 घंटे का समय देंगे, यानी कि 150 प्रश्न होंगे और 150 मिनट होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है 1/3 की और इसमें भी 40% और एससी एसटी को 5% की छूट है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के लिए। तो इस प्रकार से जो ये हमें अपना आवेदन को अच्छी तरह से भरना है और साथ में जो सिलेबस दे रखा है, हालांकि पहले वाला जो सिलेबस है लगभग वही रहना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। इसलिए हमें पहले वाले सिलेबस को अभी हाल फिलहाल जब तक जारी नहीं होता है तब तक आधार मानते हुए अपनी तैयारी को जारी रखना है। फॉर्म की फीस वगैरह यहाँ दे रखी है 350, 250, 150। और एक और ख़ास बात है कि इसके अंदर जो श्रेणीवार फॉर्म भरते हो वे लोग ईडब्ल्यूएस वाले हैं या फिर जो जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, ओबीसी वाले, एमबीसी वाले, जिसमें आय का स्रोत पूछा जाता है, तो उन्हें अपने पिता की आय के आधार पर अपना प्रमाण पत्र बनवाना है। महिला है तो अपने पति के नाम से न बना करके पिता के नाम से उसे बनाना है। यह खास बात ध्यान रखनी है आपको। और यह बात भी ध्यान रखनी है कि हमारी जो परीक्षा की जो अंतिम तारीख है, यानी कि 10 मई, उस तक का 10 मई तक का जो सर्टिफिकेट है, हमारा जाति प्रमाण पत्र है, वो हमारे हाथ में होना चाहिए। तो यह प्रमाण पत्र वो उस समय या बाद में मांगा जा सकता है। तो ऐसा ये स्पष्ट निर्देश भी यहाँ पर दे रखा है। जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो अपना जो सर्टिफिकेट है वो समय रहते बना लेना है, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। और हमारी जो लास्ट डेट है 10 मई, उससे पहले का सर्टिफिकेट आप सबको जिन पर लागू होती है ये बात, उन्हें बना लेना चाहिए। और यह सर्टिफिकेट बाद में मांगा जा सकता है, यहाँ पर लिख रखा है बाद में आपसे मांगा जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपसे मांगा जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने इस आवेदन पत्र के दौरान खास बात यही ध्यान रखनी है कि फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं हो। उससे पहले यह भी चेक कर लेना है कि हमारा हम जिस पद के लिए आवेदन करें उसके लिए योग्य है या नहीं है। जो लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं उनको फॉर्म भर देना चाहिए। और परीक्षा तिथि हालांकि संभावित नहीं है, फिर भी हम मान सकते हैं अगस्त या अगस्त के बाद में परीक्षाएं संभावित हो सकती हैं। तो अभी 3-4 महीने का हमारे पास में समय पड़ा है, उस
वो ध्यान रखते हुए हमें अपने इस तैयारी को जारी रखना चाहिए। और जो सिलेबस यहाँ पर दे रखा है ये लगभग वही सिलेबस है जो पुराना है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें आवश्यकता पड़े तो हमें कोई कोर्स वगैरह खरीदना चाहिए या कोचिंग सेंटर वगैरह में जाना चाहिए। और यदि कोई सेल्फ स्टडी करता है तो उससे बड़ी बात और कोई नहीं है। तो सबसे पहले उसे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जो अपने आप पर विश्वास करता है वह खरा उतरता है। और कोचिंगों में हालांकि गाइडेंस मिलता है, लेकिन कोचिंग वाले जब तक सिलेबस के इर्द गिर्द घूमते हैं और सिलेबस से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता लेते हैं, और कई बार जो लेंदी चीज़ होती है उसे थोड़ा स्लिप होकर के आगे निकल जाते हैं, उसे उसके नोट्स वगैरह पकड़ा देते हैं इत्यादि। कुछ हमारे साथ में ऐसा धोखा होता है। और कई बार यह भी कहा जाता है कोचिंग सेंटर में कि हमने जो पढ़ाया है या फिर हमारे क्लास नोट से कोई भी प्रश्न है वो पेपर में जो आते हैं प्रश्न वो बाहर नहीं जाते हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ा बंदिशों में रखा जाता है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी डाइवर्जन जो हमारा होता है वो हो जाता है और हमें बाद में इसका नुकसान होता है। तो हमें अपने आप पर विश्वास रखना है और सेल्फ स्टडी पर हमें अपना जो अधिक समय देना है। इसके अतिरिक्त आपके पास जो समय है उसका समय का सदुपयोग आपको करना है। और आज और अभी से ही आपको तैयारी में जुट जाना है। और सबसे मुख्य बात यह है कि जो बेरोजगार अभ्यर्थी है वे लोग जानकारी के अभाव में और उचित गाइडेंस के अभाव में बहुत सारी पुस्तकें ले आते हैं। और उन बहुत सारी पुस्तकों के कारण वह बड़े भ्रमित से रहते हैं, कौन सी पुस्तक पढ़ें कौन सी नहीं पढ़ें। और फिर वो पढ़ाई करनी चाहिए या जैसी वो उनको करनी चाहिए वैसा वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप सीमित पुस्तकें पढ़ें और किसी भी जानकार मित्र से जो आपके आसपास में है, आपका जानकार है, उससे आप सलाह लेकर के पुस्तकें लें। और कोई सक्सेस फैकल्टी है तो उससे बात करके उससे सलाह लेकर के कुछ अच्छी पुस्तकें खरीद करके पढ़ें। और बहुत सारी पुस्तकें लेने से बेहतर है कि आप कुछ पुस्तकें, सीमित पुस्तकें पढ़ करके सक्सेस हो सकते हैं। और ऐसी जो आम तौर पे चलन है बाज़ार के अंदर, जब बच्चा जब जाता है बड़े शहर में तो वहाँ से बाज़ार में जाते वक्त जाता तो है एक आध पुस्तक लेने के लिए, लेकिन ले आता है बहुत सारी पुस्तकें। इस तरह से उसके टेबल पर बहुत सारी पुस्तकें हो जाती है और वह बड़ा भ्रमित सा हो जाता है। सीमित पुस्तकें पढ़ें आप, किसी जानकार से संपर्क करें और उससे राय लेकर के एक दो व्यक्तियों से, और बाद में आप पढ़ते रहें, जारी रखें अध्ययन। और नियमितता जरूर बनाए रखें। करंट अफेयर्स के लिए आपको नियमित रूप से क्रोनोलॉजी और मूमल पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा राजस्थान का जीके आप कहीं से भी तैयारी करें, चाहे राजस्थान ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हों या कोई एक गाइड ले लें, किसी से भी आप तैयार करें, लेकिन सीमित मैटर है वो आपके पास में होना चाहिए। सीमित मैटर से अभिप्राय है मतलब बहुत सारी पुस्तकें नहीं होनी चाहिए आपके पास में। तो मेरी इस वैकेंसी में आपको सफलता मिले ऐसी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।